सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। आज मैं इस बोर्ड पे अकाउंटिंग साइकिल का डायग्राम फिर से बना रहा हूं। अब तो मैं श्योर हूं कि कोई नहीं भूलेगा। है कोई बच्चा ऐसे तो कहते हैं भूल सकते हैं? अब अयान भी याद कर लेगा इजीली। बताओ अकाउंटिंग साइकिल कहां से स्टार्ट होता है बेटा? सबसे पहले सर, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम रिकॉर्ड कहां करते हैं बच्चों? जर्नल के अंदर। जर्नल से पोस्टिंग, लेजर, कंक्लूजन अभी भी पता नहीं चला, देन ट्रायल बैलेंस के अंदर समरी, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज अ शीट। दैट्स व्हाई बैलेंस शीट में कभी भी टू और बाय वर्ड यूज नहीं होता, वेयर एज ट्रेडिंग एंड पीएनएल बोथ आर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट ही है बिल्कुल, बस एक ही डिफरेंस है, साल के एंड में बनता है, इसलिए डेट का कॉलम नहीं बनाते। पर्टिकुलर्स अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें रिजल्ट मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट से हमें रिजल्ट मिलता है नेट प्रॉफिट। क्या डिफरेंस है अभी के अभी हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी बच्चा बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है, अपने पेरेंट्स से घर जाके आप कंफर्म कर सकते हैं 100% वो बनाते हैं, सॉरी उनके अकाउंटेंट बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ईच एंड एवरी कंपनी हैज टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज शेयर होल्डर को इसी के थ्रू पता चलेगा कि कंपनी का। अब एक मिनट, आप सब मेरी बात सुनिए। ज्यादा रियलिस्टिक बातें अभी हम नहीं कर सकते, आप समझे इस चीज को। हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमें सबसे पहले सब बच्चों को बेसिक बताना है, ठीक है? डिस्कशन हम एक्स्ट्रा टाइम में कभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बात जब भी है बेटा फोन पे कर सकते हैं, मना नहीं है आप, बिल्कुल। लेकिन अभी हमारा मेन थीम क्या होना चाहिए सर? हमें पेपर, एक तो नॉलेज, एक लिमिट तक नॉलेज, थियोरिटिकल पूरी 100%, प्लस क्वेश्चंस जो पेपर में आएंगे थोड़े उस टाइप के पैटर्न के भी करा दीजिए, और वो ऑफ कोर्स बुक से ही आएंगे। आइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैं कुछ ऐसी चीजें भी बता रहा हूं जो 12th का एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछता है, और 11th में भी हम पूछ सकते हैं, ठीक है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड टू थिंग्स। नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट। बहुत से ऐसे बच्चे इनको पता ही नहीं होता बेटा, है ना? तो हम एक दो के हिसाब से नहीं सोच सकते, हमें तो सबके हिसाब से सोचना है। तो आप सबको अपने हिसाब से सोचना है। अब इनकम स्टेटमेंट नंबर 1। नंबर 2 इज पोजीशन स्टेटमेंट। बच्चा सीधा ये देखता है, कई बार टीचर्स भी सीधा बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस व्हाट? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। थोड़ा सा ऊपर नॉलेज दीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट्स बनते हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। सर इनकम स्टेटमेंट मींस व्हाट? जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमने पूरे साल में अपने बिजनेस के थ्रू कितना इनकम जनरेट किया, कितना इनकम जनरेट किया। पोजीशन स्टेटमेंट के थ्रू पता चलता है हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसी है। अब इसका अंदर का कंटेंट पे आते हैं। इनकम स्टेटमेंट मींस यहां पर हम दो अकाउंट बनाते हैं। नंबर 1 इज ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर वाई 2 अकाउंट्स, क्यों नहीं एक ही बना लेते? इसका रीजन है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट को हम फैक्ट्री अकाउंट की तरह कंसीडर कर रहे हैं, जहां पर गुड्स बनाते हैं और सीधा डायरेक्टली सेल करते हैं। तो सर वाई पीएनएल अकाउंट? इट इज रिलेटेड टू ऑफिस अकाउंट, जहां पर सारा मैनेजमेंट होता है। कैडबरी चॉकलेट कहां बनेगी? फैक्ट्री में। लेकिन उसका सेलिंग का सारा हिसाब किताब कहां होगा? पीएनएल में। फैक्ट्री से थोड़ी ना कि भैया पूरे इंडिया में कहां कितना डिमांड है, सप्लाई है, कहां कहां उसको गुड्स को डिस्पैच करना है, वो सारा हिसाब किताब कहां होगा? ऑफिस में। उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है पीएनएल, और प्रोड्यूस कहां होगा? फैक्ट्री। उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग। तो पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू क्या रिजल्ट मिलता है बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। देन पीएनएल अकाउंट के थ्रू क्या कंक्लूजन मिलता है? नेट प्रॉफिट। खत्म। ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने भानु से पूछा, भाई तुमने पूरे ईयर में कितने का गुड सोल्ड किया? इसने कहा 10 लाख रुपीस। मैंने कहा गुड, प्रॉफिट हो गया? इसने कहा नहीं सर, ये प्रॉफिट थोड़ी ना, ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, सेल्स है, टर्नओवर के थ्रू, राइट? जो भी पैसा कमाया। मैंने कहा बेटा कॉस्ट वॉस्ट कितना लगा? इसने कहा सर कॉस्ट 4 लाख रुपीस। हाँ हाँ,
जीपी से पहले जो खर्चे होते हैं उसको प्रोडक्शन कॉस्ट या परचेज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है। इसने बताया कि सर मुझे इन गुड्स को सेल करने में जो मेरी कॉस्ट लगी, कॉस्ट लागत, जिसमें पूरा फॉर्मूला है वो भी एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेटली, कॉस्ट लगी 6 लाख रुपीस। तो मैंने इसको कहा यार इट्स गुड, 4 लाख रुपीस तुमने प्रॉफिट कमा लिया। कह रहे नहीं सर 4 लाख कहाँ कमाया, अभी इतने सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस टू सेल द प्रोडक्ट, मुझे बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़े, जैसे कि मुझे एम्प्लॉयज रखने पड़े, उनको सैलरी देनी पड़ी। सर मेरी दुकान रेंट की थी, मुझे रेंट देना पड़ा, ठीक है सर, और कुछ और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कराना पड़ा, लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा, बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड ऑल। मैंने कहा बेटा ये कितना लगा, कहते हैं 3 लाख रुपीस डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, बहुत सारे एक्सपेंसेस। अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं, अब घबराइए मत, अभी तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसने कहा सर बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस जिनका गुड्स के प्रोडक्शन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, बट टू सेल दी प्रोडक्ट हमें बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, नेसेसिटी है, उसके बिना गुड सेल आउट होता ही नहीं है। तो मैंने कहा बेटा ये कितना हुआ, इसने कहा 3 लाख रुपीस। मैं कहा और कुछ तो नहीं रहा, क्या नहीं सर और कुछ नहीं रहा। इट मींस 1 lakh rupees will be treated as net profit, whereas 4 lakh rupees will be treated as, जैसे कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो कई साल पहले मुझे मिली कि जो भी ये ब्रांडेड जीन्स है ना बेटा, ये क्लोथिंग सेक्टर की चीज है, इसमें 30% मार्जिन होता है। ध्यान से बस 30%, देख फिर पहले बेसिक पे आओ बेटा, पहले बेसिक पे आओ। अगर कोई भी ये जो शोरूम्स है ब्रांडेड, ये जितना भी सेल करते हैं, क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड वो आल्सो वांटेड टू स्टार्ट दैट, बट फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, तो मुझे कुछ रिसर्च तो मैंने कर लिया। 30% मार्जिन है, तो सपोज एक शॉपकीपर ने पूरे ईयर में 20 लाख का गुड्स सोल्ड किया, कितना परसेंट मार्जिन है, मतलब बाकी कॉस्ट हो गया 70% कॉस्ट, तो 30% मार्जिन, इसका 30% ग्रॉस कितना कमाया उसने बताइए। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत ही बढ़िया 30% मार्जिन है, एक जींस, एक पेपे की जींस 3000 की बेची, 900 रुपए आ गए, 900 रुपीज। लेकिन ये सच नहीं, क्यों, शोरूम के दुनिया भर के एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज रखे उनकी सैलरी देना, रेंटेड है तो रेंट, ओहो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेंट का, ठीक है ना, 50,000 1 लाख इतने थे रेंट होते हैं बड़े शोरूम्स के। अगर कुछ इंश्योरेंस कराया, लोन लिया, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, फिर कमीशन देना पड़ता है कई बार मीडिएटर्स को, बहुत सारे एक्सपेंसेस, कुछ लोगों को उधार बेचा, बैड डेट्स हो जाता है, ट्रायल बैलेंस ये तो बन रहा है, ये किससे बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस। और वो हमने कल ही लेटेस्ट कंप्लीट किया है, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन सुबह देखा था, उसके 3 टुकड़े करने हैं, पहला पार्टीशन ट्रेडिंग, सेकंड P&L, थर्ड बैलेंस शीट, इतनी सी बात है, तभी तो पूरा अकाउंटिंग साइकिल खत्म होगा। और अब आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से बना सकते हैं, ट्रांजैक्शंस यू नो वेरी वेल, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। तो ये सच नहीं है कि 20 लाख का 30% एक शॉपकीपर ने 6 लाख कमा लिया, बिल्कुल गलत। इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जिसको कंसीडर करने के बाद हमें फाइनली पता चलता है कि हमने नेट प्रॉफिट कितना कमाया। और दोनों के थ्रू नॉलेज होती है, इंसान को पता चलता है, बिजनेसमैन को, कि मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, वो क्या है अब बता रहा हूं। अब सबसे पहले इसके बाद आप हेडिंग लिख सकते हैं, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा, लॉस हो सकता है, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में, अभी कोविड में तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, तो नेट लॉस बोल दोगे, ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, कोई बिग डील नहीं है। आगे चल के अपनी लाइफ में आप इसी को एक हायर वर्जन में पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, आईपीसीसी में भी और बीकॉम सेकेंड ईयर में पूरी बुक है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग। वहां पर आप पर यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और कितना इंपॉर्टेंट है आप जरा सोच के देखिए, एक बोर्ड बनाने का कॉस्ट कितना आता है, एक फैन बनाने का कॉस्ट कितना आता है, ये आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना, बिजनेस के अंदर। चलिए अब जल्दी से एक हेडिंग लिखिए, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मंडे को टेस्ट में देखते हैं ये लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन बता दूंगा 3-4 टॉपिक्स तो होंगे बेटा। सबसे पहले हमने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जल्दी से फॉर्मेट बनाइए, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हाँ बेटा बोलो, आपने कहीं पे सबलेट, अगर कहीं घर के आगे आपने देखा है टू लेट लिखा होता है,
मीन्स व्हाट, किराए के लिए खाली है और किराए पे चढ़ गया तो क्या बोलते हैं, सबलेट। रेंट मिला है आपको, सबलेट मतलब किराया मिला है आपको। किराएदार टेनेंट होता है तो मतलब मालिक से मिला, सिंपल, मालिक को दिया है, ये आपको किराया मिला है, प्रॉफिट है बेटा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इज इट ओके? पूरे ईयर का एक साथ प्रेजेंटेशन वी आर गिविंग इन विच अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, विच इज सिमिलर टू फैक्ट्री अकाउंट, जहां गुड्स प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले आप यहां डेबिट में क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। कोशिश करना है सीक्वेंस को चेंज नहीं करना। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक अगर किसी बिजनेस में है तो। अब जब आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे वहां पे जनरली आपका ओपनिंग स्टॉक क्या आएगा, डैश, क्योंकि आप तो क्या कहेंगे, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है। और अगर कोई बच्चा ऐसा करता है कि सर वी हैव, हमारा बिजनेस पुराना चल रहा था, एग्जांपल 14 ऑफ डीके गोयल, ओपनिंग एंट्री वाला, कि पुराना बिजनेस था, 1 अप्रैल को इतनी इतनी एसेट और लायबिलिटीज के बैलेंस है, तब आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है 100%। फिर पूरे ईयर में जितना भी आपने परचेज किया है, इट शुड बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड। चलिए जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन, और चाहता हूं सब एक साथ आंसर देना, रेडी हो जाओ। इसका नेचर क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? सर क्योंकि डेबिट में एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट में रेवेन्यू इनकम गेन लिखते हैं, बात खत्म सर, ये नॉमिनल अकाउंट है। पूरा ईयर का हिसाब किताब, भले कैश परचेज है भले क्रेडिट परचेज है, लेस रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड, जिसे हम बुक्स में कई बार इजी वर्जन परचेज रिटर्न देख लेते हैं। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस किया, आ गया। अब एक सिंगल वर्ड और आता है जो बुक्स, जिसके लिए बुक में कई सारे वर्ड्स हैं लेकिन वर्ड एक ही है, और वो वर्ड क्या है, टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, कोई बात नहीं, आज पता चल जाएगा या बहुत होगा रिवीजन हो जाएगा। डीआर में 3 ही चीजें आती हैं, कैसा लगता है आपको? 3 ही चीजें, पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेज, और तीसरा क्या है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं पता, कोई बात नहीं। क्रेडिट में पूरे ईयर में जितना भी गुड्स सोल्ड किया बाय सेल्स, भले कैश सेल्स है भले क्रेडिट सेल्स है, बिकॉज एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो सेल्स के अंदर लिख देगा कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, बच्चा दिमाग लगाएगा, क्यों लगा रहे हो भैया एक्स्ट्रा दिमाग? एनी टाइप ऑफ सेल्स, वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, पूरे साल भर का, लेस रिटर्न्स इनवर्ड, जिसे हम इजी वर्जन में कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ऑफिशियल नाम इसका रिटर्न्स इनवर्ड है। गुड्स सोल्ड किया बाहर, कुछ अच्छा नहीं था या अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं था, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, ठीक है जी, बाहर आ गया। इसको क्या बोलेंगे बताएंगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में? इसका वैल्यू, जो भी वैल्यू आता है, इसे क्या बोलते हैं? कुछ भी बोल दो अपने मन से, क्रेडिट क्यों, भानु बोल दो, इसको क्या फर्क पड़ता है? जो बाहर बाहर आंसर है इसको क्या बोलेंगे? यस, नेट सेल्स। नेट सेल्स, इसको क्या बोलेंगे? नेट परचेज। आपको पता है एग्जामिनर ने मेरे सामने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, केवी के थे वो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल परचेज एंड नेट परचेज, और बच्चा आंसर नहीं दे पाया, मार्क्स कट गए बेटा उसके। कैसे होता है? दिस इज टोटल परचेज, दिस इज टोटल परचेज, एंड दिस इज नेट परचेज। परचेज माइनस परचेज रिटर्न इक्वल्स टू नेट परचेज, छोटे से वर्ड है। टोटल परचेज कितना किया, टोटल। नेट परचेज मींस परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो बाहर वैल्यू आ रही है, दिस इज नेट सेल्स, दिस इज नेट परचेज, डन। अब ईयर के एंड में जितना स्टॉक बच गया, ये देखिए ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, यहां पर हम अलग से पूरा फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, जितना खरीदा था और पुराना पड़ा था, इसमें से जो बच गया, दैट विल बी रिटन इन क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। और मजेदार बात यह है कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में दूसरे के अलावा तीसरा वर्ड आता ही नहीं है, ओनली 2 नेम्स इन क्रेडिट साइड, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, डन। अब जब आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, जैसे लेजर क्लोज करते थे ना, मजे मत करो बेटा आप, टोटल लगाएंगे, कहीं का भी ज्यादा हो सकता है, बट मैक्सिमम कंडीशन में कहां का ज्यादा होगा? क्रेडिट। गारंटी नहीं है बट ज्यादातर क्रेडिट का ज्यादा आता है टोटल। आपने टोटल लिखा, द सेम टोटल वी हैव रिटन इन डेबिट साइड, सीआर में से डीआर लेस किया, और जो रिजल्ट आया इसको हमने क्या नाम दिया? टू ग्रॉस प्रॉफिट।
इज इट ओके? अब जल्दी से एक बार रफ में पीएनएल का भी फॉर्मेट बना लेते हैं, छोटा सा फॉर्मेट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या क्या आप सीडी लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखना चाहिए चाहे तो आप ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, फिर इसका बैलेंस आगे ट्रांसफर कर देंगे। अब एक छोटा सा फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। बेटा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो जो बात कर रहे हैं बात मत करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटरेस्ट लेके पढ़े नहीं पढ़े, बट बात मत करो, बिकॉज कुछ बच्चे डिस्टर्ब होते हैं बेटा, समझिए, और टीचर स्पेशली। पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब इसका रियल वर्जन तो मैं करा ही नहीं सकता बेटा आपको, पीएनएल का रियल वर्जन एक दो दिन बाद कोशिश करेंगे, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब कुछ आता है, एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन 12th क्लास चैप्टर सीएफएस एंड रेशियो एनालिसिस। पार्टनरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, वो सीएफएस में आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। देखिए एक बात सुनिए, चैन है, पूरा सिस्टम एक साथ चलता है। ट्रेडिंग का रिजल्ट क्या है? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, यहां डीआर में पीएनएल में ट्रांसफर होके कहां जाएगा? सीआर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। सीडी बीडी किसी ने यहां नहीं लगाया, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, आंसर सही होना चाहिए, आंसर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं सिमिलर टू फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में दिखाए जाते हैं। पीएनएल सिमिलर टू ऑफिस से रिलेटेड। वैसे यहां पे बेटा बताता हूं क्या आता है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू ऑल, और मैं ये मान रहा हूं कि अभी तक मैंने, आप मान नहीं रहा हूं, दिस इज द फैक्ट, मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, तब आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। इज इट ओके? यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, वहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको बुक में से पूरा फॉर्मेट भी कराया तो कई बच्चे डर जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। टर्म फॉर्मेट में हमेशा टर्म्स बहुत सारे होते हैं, पेपर में सारे नहीं आते, और कंसेप्ट क्लियर है तो कोई टेंशन नहीं। वैसे इसके अंदर 2 सबसे मेन एक्सपेंसेस आते हैं बेटा, एक आता है ओ एंड ए, एक आता है एस एंड डी। ओ एंड ए क्या है आपको तो फुल नेम में लिखना चाहिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। स्कूल की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, हर एक स्कूल में होता है, रिसेप्शन भी बोल देते हैं आप, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के अंदर। सोचिए कैडबरी का नाम अभी भी लिया था, डेयरी मिल्क का। फैक्ट्री में तो केवल चॉकलेट बनाने की टेंशन, वहां टेंशन अलग है, लेकिन पूरा ऑफिस मैनेज करना, पूरे इंडिया में, फॉरेन में, हर जगह गुड सप्लाई करना है, पूरा उसका हिसाब किताब, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्ट की कुछ लीगल फीस देनी है ओ एंड ए में, एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, बिजनेस प्रोमाइजेस अगर अपना नहीं है, दूसरे का रेंट देना है, सब किस में आएगा? ओ एंड ए। और दूसरा क्या लिखा है? एस एंड डी। व्हाट्स द फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस एंड डी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये भी बहुत गंदे होते हैं बेटा, बहुत सारे आते हैं इसमें। कस्टमर, आप सोचिए ना, बीका जी पूरे हर जगह फेमस हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना हो रहा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस, गांव वाले क्या लेने आएंगे क्या बीका जी फैक्ट्री में चिप्स, कि चलो भैया आज हम बीकानेर जा रहे हैं खाजू वाला से, हमें बहुत सारे चिप्स के पैकेट लेने। मैक्सिमम कंडीशन में कंपनी क्या करती है, और लोटस का बेस्ट एग्जांपल है। आप मार्केट में कॉमर्स के स्टूडेंट जाते हैं ना, उनकी नजर इन सब चीजों पे होनी चाहिए। कल सेमिनार था बेटा, सीबीएसई का होता रहता है हर दिन किसी ना किसी टीचर का, तो कल उसमें यही था, कल मेरा था, ठीक है ना, इंटीग्रेशन इन बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, कि बच्चे को है ना, मतलब मार्केट में जा रहे हैं तो सर्वे पूरा करते रहना चाहिए, क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही है, डिस्काउंट, सेल, ये सब चीजें उनसे रिलेटेड है बेटा, और उनको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और होता भी है, ना चाहते हुए भी कंपनी को करना पड़ता है। गुड्स प्रोडक्ट सेल करने के लिए सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, कमीशन देना मीडिएटर्स को, इस टाइप के एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी वैन के थ्रू, या अब आपको इसकी डिटेल आपकी बुक में दिख जाएगी, हर एक, इस दोनों के अंदर कई सारे नाम, आप घर पे आराम से बाद में चेक करना, ठीक है। जब हम पीएनएल अकाउंट को क्लोज करेंगे, वही सीआर का टोटल, डीआर का टोटल, मैक्सिमम कंडीशन में कहां का टोटल ज्यादा आएगा? क्रेडिट का।
डेबिट में भी वो लिखना पड़ेगा, रूल ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट शुड बी इक्वल। तो यहां रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अगर गलत है तो कितना भी जोर लगा लो, नेट प्रॉफिट गलत ही होगा। लेकिन ये चैप्टर है ऐसा जो आपको 100% सेटिस्फेक्शन देता है। जैसे क्वेश्चन एंड हुआ, इसके बाद बैलेंस शीट बनानी होती है। अगर टोटल इक्वल आ गया, बच्चे के अंदर जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है ना, थैंक गॉड इक्वल आ गया। नहीं आता बेटा, क्योंकि क्यों नहीं आता? और इसमें तो फिर भी आ जाएगा इस चैप्टर में, विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में इजीली नहीं आता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ट्रेडिंग P&L, इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डीआर का टोटल ज्यादा है तो सीआर में क्या आएगा? ग्रॉस लॉस। इधर अगर डीआर का टोटल ज्यादा है तो सीआर में क्या आएगा? नेट लॉस। नहीं, यहां पर कई सारे प्रॉफिट्स आ सकते हैं, रेवेन्यूज आप कह सकते हैं। लो रेवेन्यूज लिख देते हैं, कहीं से भी आपको, जैसे कि कमीशन रिसीव हुआ या बहुत सारे कमीशन रिसीव, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी। अभी मैंने बेसिक वर्जन सिखाया आपको। अब जल्दी से इन दो फॉर्मेट के बाद आपको दो हेडिंग लिखने हैं। पहला हेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लीज राइट इट आउट, राइट इट डाउन, नोट इट डाउन बेटा। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको अपने रजिस्टर में लिखना चाहिए। और 4 से 5 लाइन के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखो, लिखो जल्दी। डायरेक्ट एक्सपेंस अब मैं डिक्टेट करूंगा। डायरेक्ट एक्सपेंस बेटा, अब एक्सप्लेन भी तो करूं इसका मीनिंग, तभी तो हम कर पाएंगे घर पे। डायरेक्ट एक्सपेंस 4 या 5 लाइन छोड़ के इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5 लाइन छोड़ दीजिए लमसम। और अब डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लिखना स्टार्ट कीजिए, the expenses which are directly related with the production oblique यानी कि स्लैश purchase of goods, the expenses which are directly related with the production oblique purchase of goods dash known as direct expense। ये मौसम बिजनेसमैन है ना, ये बहुत ध्यान रख रहा है। गिनती की 3 लाइनें छोड़ी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, 12 BS का फेमस डायलॉग है, आप देखना आपको दिखेगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन कि सर जितने रिसोर्सेज है मैं एक रजिस्टर के अंदर पूरा साल निकाल दूंगा, गुड चलता है, इट्स ओके। आइए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, the expenses which are, पहले तो वो नॉट वाले से समझते हैं। the expenses which are not, जल्दी जल्दी लिखिए, which are not directly related with the production of goods, the expenses which are not directly related with the production of goods, or which are related to the sale of goods, which are related to sale of goods, which are related to sale of goods, known as indirect expense। अभी जो आपने लिखा है ना, इसको आपको अपने दिमाग में समझना है, प्रैक्टिकल हाई से हाई लेवल तक सोचना है। थ्योरेटिकल किसी को समझ नहीं आएगा, आपको अपने माइंड में फील करना होगा कि यस मेरी दुकान है या बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अब बताया मैं कैसे गुड्स का हिसाब किताब करूंगा, कैसे परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, ये सब दिमाग में लाना होगा। पहला वर्ड, अरे लिखने से क्या हुआ, अब एग्जाम्पल लिखना है दोनों के नीचे, तभी तो 5-6 लाइनें कहा था छोड़ने को। अब डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों के नीचे EX लिख दीजिए, एग्जाम्पल। और हम कुछ टर्म्स मैं डिक्टेट कर रहा हूं और हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये डायरेक्ट में आना चाहिए या इनडायरेक्ट। और जिसमें पहला वर्ड कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए सबसे पहले टीचर एक ही लेता है जनरली, वेजेस। अब लिखना नहीं है तो पहले सोचना है, सर वेजेस किसको देंगे? मजदूरों को दी जाती है मजदूरी, जिसे इंग्लिश में वेजेस कहते हैं। सर जब गुड्स बनाएंगे ना तभी वेजेस देंगे, नहीं तो वेजेस, तो ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, लिख दो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में। अगला वर्ड मैं डिक्टेट कर रहा हूं, सैलरीज। देखिए एक बात सुनो, फैक्ट्री में गुड्स बने ना बने, एम्प्लॉइज अगर ऑफिस में भी है कहीं पे भी, उनको तो सैलरी मिलनी है, सीधी सी बात है।
सीधी सी बात। तो सैलरी किसमें आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आर्ग्यू कर सकते हैं हम इसमें, डिस्कशन कर सकते हैं, टेंशन है तो कि सर ऐसा क्यों? सैलरी इनडायरेक्ट में आएगा क्योंकि देनी ही देनी पड़ती है। भाई एक बात सुनो, कैडबरी चॉकलेट बनकर आ रही है फैक्ट्री में, मैनेजमेंट कहाँ होगा? मेन बताओ चलो। मैनेजमेंट, कैडबरी चॉकलेट बन तो फैक्ट्री में रही है, मैनेजमेंट कहाँ होगा? ऑफिस में होगा। बेटा फैक्ट्री तो मुंबई में मैंने जहां वर्क किया है ना, जब हम ऑफिस जाते थे तो रास्ते में जो खुशबू अलग सा उसका आता था फ्रेग्रेंस, क्योंकि फैक्ट्री थाने में थी, थाने कापुर बावड़ी के। अरे बल सच में बेटा बहुत अलग सा ही, अलग सा एकदम। तो फैक्ट्री के आसपास से आप जा रहे हो कैडबरी की, आप सोच के देखो। तो सैलरी किस में आएगा? इनडायरेक्ट में बेटा, देनी ही देनी हो तो एम्प्लॉयज का काम है। क्या एम्प्लॉयज गुड्स बनाएंगे? सोचो, क्या एम्प्लॉयज गुड्स बनाएंगे? गुड्स कौन बनाएगा? वर्कर्स, वेजेस। चलो अगला वर्ड चलिए जल्दी से सुनते हैं, रेंट। एक वर्ड है रेंट। सर देखिए, फैक्ट्री में प्रोडक्शन भले बंद हो जाए, स्ट्राइक हो गई, लेकिन अगर रेंटेड है तो रेंट तो आपको देना ही देना पड़ेगा। 100% इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जो ज्यादा आपको पेपर में दिखते हैं ना क्वेश्चंस में, वो उनमें से कुछ वर्ड्स मैं पिक कर रहा हूं। जैसे अगला वर्ड है कैरेज, जिसे हम हिंदी में भाड़ा कहते हैं, भाड़ा। अब प्रॉब्लम क्या है? सुनना, कैरेज दो है, अब ध्यान से सुनना। पहला वर्ड मैं बोल रहा हूं, कैरेज बोलूं या कैरेज ऑन परचेज बोलूं या कैरेज इनवर्ड बोलूं, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। इट मीन सर कैरेज और कैरेज ऑन परचेज एक ही है? बिल्कुल एक है बेटा। इनफैक्ट कैरेज इनवर्ड भी एक ही है। ये तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस है। बीचों बीच क्या लिखा है? कैरेज ऑन परचेज, मतलब गुड्स खरीदा और उसके ऊपर क्या दिया? भाड़ा। भाई आपकी दुकान पे आप गुड्स लेके आ रहे हो, कुछ गुड्स ऐसे भी आप खुद लेके आ रहे हो, तो उसके ऊपर अगर भाड़ा दे रहे हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। भाई सीधी सी ग्रामायण है, परचेज करने से रिलेटेड या बनाने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो डायरेक्ट है, और जो बनाने से रिलेटेड नहीं है डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट है। जैसे अगला वर्ड ये तो डायरेक्ट में आ गया ना। अगला वर्ड कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स भी बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स। सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक छोटा सा वर्ड लूं और ट्राई करते हैं विशाल से। विशाल एक वर्ड बोल रहा हूं, ट्रायल बैलेंस में भी आपने सुना है, बैड डेट्स, जिसका मतलब होता है पैसे डूब गए। आप सब मन में सोचना है, बच्चा बताएगा, कोशिश करो। डायरेक्ट में आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा? एकदम सही है, कारण बताओ। पैसे डूब गए सर, इसका गुड्स बनाने से क्या लेना देना? इनडायरेक्ट में आ जाएगा बैड डेट्स। बिल्कुल सही है बेटा। अगला एक वर्ड मैं बोल रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से, इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि कई बार अगर मैं लिख रहा हूं केवल कमीशन, तो ये माना जाता है कि सर गुड्स बेचते हैं तो सर कमीशन देना पड़ता है। बहुत सारी कंपनीज हैं, प्रोडक्ट बेचना है तो मार्केट में भाई एशियन पेंट ले लो, मेरे स्टूडेंट का है, बहुत बड़ा फेमस बीकानेर में बोथरा कॉम्प्लेक्स के अंदर शोरूम है, उसके बैक साइड में। वो हमेशा एक ही चीज कहता है, सुनो सर एशियन पेंट बेस्ट है। इसकी कहानी क्या है? क्योंकि सर एशियन पेंट हम बेचेंगे तो हमें बहुत सारा क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है बेनिफिट? सिंगापुर की टिकट है, जाओ घूमो फिरो ऐश करो वगैरह, टारगेट पूरा करो। सब जगह एशियन पेंट ही एशियन पेंट। भले एशियन पेंट से अच्छे भी कॉम्पिटिटर होंगे, लेकिन नहीं, वो क्या मानेंगे कौन सा बेस्ट है? एशियन पेंट। बिकॉज कंपनी हैज टू पे, कंपनी देती है, क्या देती है? कमीशन ऑन सेल्स। लेकिन यानी कि अगर केवल कमीशन आया सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से बिल्कुल किस में आएगा? पीएनएल के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अगर कमीशन वर्ड बोला तो आप लिख सकते हो इनडायरेक्ट के अंदर, लिख दीजिए बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बोलूं कमीशन ऑन परचेज, कमीशन ऑन, तो हाँ, आपने गुड्स खरीदा और मीडिएटर को कमीशन देके, भैया मेरी उस कंपनी से सस्ते में डील करा दे, तुझे कमीशन दे देंगे, सीधी सी बात। तो आपने कमीशन दिया, क्यों? क्योंकि गुड्स खरीदा था, डायरेक्ट एक्सपेंस है बिल्कुल। और एक दो वर्ड्स डिस्कस करते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, एक वर्ड लिखा इंपोर्ट ड्यूटी। फॉरेन से गुड्स खरीदते हैं अगर, तो उसके ऊपर कुछ चीजों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी और कुछ के ऊपर सी से क्या नाम आता है? कस्टम, कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी। ये दोनों कौन से एक्सपेंस में आएंगे? डायरेक्ट। एक्साइज सेल्स के ऊपर लगेगा। अगर आप इंपोर्ट वो एक्सपोर्ट कर रहे हो तब एक्साइज लगता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज, जो भी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। गुड्स खरीदा,
ये डायरेक्ट है, 100% डायरेक्ट है। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आप अपने डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लिख सकते हो बेटा, इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। और अगर मैं बोलूं एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये आपको कई बार दिख सकता है, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो ये इनडायरेक्ट के अंदर आ जाएगा। और बोलिए बेटा, फॉरेन में गुड्स बेच रहे हो तो गवर्नमेंट कह रही है हमें भी तो पैसा दो भाई, हमें भी तो कमाओ, हमें भी तो कमा के दो। ऑडिट फीस, एक वर्ड आया ऑडिट फीस। क्या होता है ऑडिट फीस? हम कई बार अपनी फर्म का इंस्पेक्शन कराने के लिए ऑडिटर को बुलाते हैं, उससे हम क्या पे करते हैं? ऑडिट फीस पे करते हैं। और मैंने आपको बताया भी था, अगर आप में से कोई ऑडिटर बन गया, आप बेटा लाइफ अलग ही सेट है। जो खातिरदारी आपकी हमेशा होगी, अलग अलग होते हैं बेटा, नेट पे सर्च करो, डे टू डे टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर आप ऑडिटर बन गए तो मजे ही मजे हैं। इजी तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो हर कोई ऑडिटर बन जाएगा। ऑडिटर का काम ही क्या है? जैसे एयरटेल कंपनी है, मैंने फिर से 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। एयरटेल कंपनी, मालिक मुंबई बैठे हैं, वैसा पूरे इंडिया में क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे पता चलेगा? ऑडिटर रखिए 5-10 जितने भी, डिपेंड ऑन दी सिचुएशन, कितनी लोकेशन है, कितनी ब्रांचेज है आपकी। अब ऑडिटर आएगा अलग अलग लोकेशंस पर और चेकआउट करेगा, वहां के एम्प्लॉयज से मिलेगा, कंप्यूटर सिस्टम आपका चेक करेगा कैसे आप काम कर रहे हैं, मतलब वर्किंग कैसी है आपकी, चीट तो नहीं कर रहे कस्टमर के साथ, उसको सही चीजें बता रहे हो, गलत तो नहीं बता रहे, सब चेक करेगा। और किसी के बारे में भी अगर उसने एम्प्लॉय के बारे में कुछ कमेंट लिख दिया, कंपनी सीधा किक ऑफ कर सकती है एम्प्लॉय। तो ऑडिटर एक प्रकार से कंपनी का मेन मालिक की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहां पे क्या काम चल रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऑडिटर जहां पे भी जाता है ना, उसकी अलग से खातिरदारी होती है। बीकानेर आ गया तो उसको हर तरीके से करनी माता जी लेके जाएंगे, खाना पिलाना कराएंगे, नॉल भैया कुछ भी किसी के लिए गलत मत लिखना। मैं खुद ऑडिटर को लेके अपने बॉस के साथ भारतीय का एक्सपीरियंस, देश नो किधर उधर सब जगह। और तो एग्जामिनर की बात कर देते हैं, एक मिनट रुकिए, रुकिए 1 मिनट बेटा, चलिए प्लीज। नेक्स्ट वर्ड, एक इंपॉर्टेंट वर्ड, रॉयल्टी। रॉयल्टी, रॉयल्टी एक वर्ड किसमें आएगा? एक्सपेंस है आपका, गलत। रॉयल्टी वर्ड अगर दिख जाए, देखिए पहले आप एक चीज सब क्लियर कर लीजिए, इस चैप्टर में हमें 3 चीजें करनी है। कितनी चीजें करनी है बेटा? 3। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बताता हूं बेटा, पूरा अच्छे से बताता हूं। P&L अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है? बैलेंस शीट। और मजेदार बात पता है क्या है? कि आप सब ये फर्स्ट पार्ट इजीली कर सकते हो। क्यों कर सकते हो बेटा? सबसे इजी चैप्टर है, बच्चे को फॉर्मेट पढ़ना है। हम ट्रायल बैलेंस देंगे आपको और कहेंगे प्रिपेयर ट्रेडिंग, आराम से बेटा, खुश होकर, क्यों ऐसे उदास हो रहे बेटा? प्रिपेयर ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। अब बच्चे को क्या पता है? सर परचेज ट्रेडिंग के DR में आता है, यहाँ लिखूंगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के CR में आता है, यहाँ भले आज हो, भले कल हो, भले कुछ भी हो जाए, अमाउंट चेंज होती रहेगी क्वेश्चंस में, और कुछ भी नहीं। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन तो पक्का आना, 8 मार्क्स फ्री बोनस है। ट्रायल बैलेंस के बड़े भैया हैं, छोटे नहीं है, क्योंकि वो बहुत इजी है, ये उनके थोड़े बड़े भैया हैं, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिख जाए, यहाँ लिख दो ना, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। कोई भी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ तो आ ही नहीं सकता, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, बट ट्रेडिंग के CR में रिजर्वेशन है, केवल 2 चीजें आती है। वो 2 चीजें क्या है? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं कह रहा हूं कमीशन मिला, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, डिस्काउंट मिला, कुछ भी मिला, किसके CR में आएगा? P&L के CR में। प्रॉफिट ऑलवेज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। आपको तो टर्म्स जहां जहां आते हैं लिखना है। मैंने अभी अभी एक वर्ड बोला, और वो वर्ड क्या है? कल को दिख जाए, बाकी सारे टर्म्स आपको आते हैं, गड़बड़ हो जाएगी ना। रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस है। पहली बात, रॉयल्टी बुक दिखाना एक बार बेटा। रॉयल्टी बुक्स के ऊपर मिलती है। किसके ऊपर मिलती है? बुक्स के ऊपर। जो ऑथर एक बार बुक लिख देता है, हर साल जब तक बुक मार्केट में बिकती रहेगी, ऑथर को क्या मिलती रहेगी? रॉयल्टी। मेरी भी बात हो गई थी एक बार जयपुर में, लेकिन बहुत ज्यादा टिपिकल है, इसलिए मैं नोट्स क्रिएटिव दे सकता हूँ, पूरे अकाउंट्स के 11th 12th में देता हूँ बच्चों को स्टडी मटेरियल, लेकिन प्रॉपर एक बुक बनाना इट्स अ वेरी टिपिकल टास्क। तो ये देखिए, ऑथर कौन है? DK गोयल सर, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है, जिन्होंने बुक लिखी है, लेकिन छापी किसने है? आर्य पब्लिकेशन। आर्य पब्लिकेशन हर साल इनको क्या देगा पता है? रॉयल्टी। और जितने अच्छे ऑथर्स हैं, जितने अच्छे पब्लिकेशन हाउस हैं, वो उतनी अच्छी रॉयल्टी देते हैं। अब DK गोयल सर को क्या पता पूरे इंडिया में कितनी बुक्स बिकी हैं? कैसे पता? 10 to 20% ऐसे कुछ अमाउंट होता है बेटा, रॉयल्टी हमेशा बुक्स पे मिलती है।
जितनी बुक है जितनी बिकेगी लो रॉयल्टी। पब्लिकेशन हाउस तो खुश है ना, खुश है, उनकी बुक्स बिक रही हैं। आप सोचिए, आपने एक बार बुक लिखी और हर साल इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी भर आपकी बुक बिकती रहेगी और आपको क्या मिलता रहेगा? जिसने बनाई है मजाक थोड़ी ना, उसने भी तो एफर्ट किए। ये वैसे रॉयल्टी अलग चीज है। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि सर रॉयल्टी मींस व्हाट। देख लिया टाइम राघव? पढ़ा है 2-3 मिनट और, कोई दिक्कत नहीं है बेटा? गुड गुड। अब देखिए, रॉयल्टी यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस है। और क्यों है? अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं या कहीं पे माइंस वगैरह होती है, कोयले की खदानें वगैरह, वहां से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से आप कुछ ले रहे हैं, तो उनका नाम अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको उनको क्या देनी पड़ेगी? रॉयल्टी। गुड्स परचेज करने से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। अगर आपने और कहीं लिख दिया, आपके मार्क्स कट जाएंगे, टोटल मिस मैच हो जाएगा। तो सर कैसे इसमें परफेक्शन लाए? आपको आज घर पे सबसे पहले 2 काम करने हैं। ट्रेडिंग का फुल फ्लैश फॉर्मेट देखना है बेटा अच्छे से, जिसमें भी टेंशन हो। मैंने तो बार बार आपको बोला है, फोटो क्लिक करो और पूछो कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। इसके बाद किसका फॉर्मेट देखना है? P&L। बैलेंस शीट में इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ असेट एंड, तो असेट बच्चों ने कई बार पढ़ा है, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड ऑल, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखा है। लायबिलिटीज भी बच्चों को पता है। यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन हो सकता है और फॉर्मेट बड़ा लगेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। सारे टर्म्स एक क्वेश्चन में कभी भी नहीं आ सकते। 20-25 ट्रायल बैलेंस के उतना ही ऑलमोस्ट साइज का क्वेश्चन आता है, और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेडिंग बनाओ, P&L बनाओ, और क्या बनाओ? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग से आपको मिल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, P&L से मिल रहा है नेट प्रॉफिट। तो आज इससे ज्यादा बढ़ूंगा तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। आपकी मेन 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आराम से ऑनेस्टी से ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ना, समझना, हो सके तो अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना ताकि याद रह जाए, नहीं तो याद नहीं होगा। फिर P&L अकाउंट का पूरा फॉर्मेट, और कहीं पे भी डाउट हो। ठीक है बेटा? 2 से 3 दिन लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। बाय बाय।